Uh, आज का जो डिस्कशन है दैट्स अबाउट ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली, कि आपके पास अगर कोई बेसिस सेट है और वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो उनको ऑर्थोनॉर्मल कैसे बनाएंगे. सो दिस वाज डन बाय दीज टू पर्सन्स, ग्राम एंड श्मिट. तो आज का जो हमारा लेक्चर का रोड मैप है वो ये है कि फर्स्ट वी विल स्टडी के व्हाई डू वी नीड दिस प्रोसेस, कि इसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होगी कि हम ये प्रोसेस हम क्यों करें, क्यों ये प्रोसेस ज़रूरी है. थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर स्पेसिस से थोड़ा सा कंसेप्चुअली इस चीज़ के लिए मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का इंपॉर्टेंस आपको टू डायमेंशनल एग्जांपल से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्यों ज़रूरी है. देन आफ्टर द मोटिवेशन वी विल लर्न द एक्चुअल प्रोसेस, के ग्राम श्मिट का प्रोसेस कैसे है, बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल कैसे बनाया जाता है. कि वो पहले से ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, आपके पास एक बेसिस सेट आपको गिवन है जो पहले से ऑर्थोनॉर्मल नहीं है और आपको कहा जा रहा है कि उसको ऑर्थोनॉर्मल बनाओ. सो हाउ विल यू प्रोसीड. सो वी विल डिस्कस के ग्राम श्मिट मेथड किस तरह से काम करता है. तो उसका जो एक्चुअल प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, वी विल डिस्कस दैट प्रोसेस. एंड आफ्टर दैट we will do a numerical example to explain what we learn here, कि जो प्रोसेस हम यहाँ पर सीख जाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करेंगे. सो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द डे, कि इसी रोड मैप को फॉलो करके आई विल गो. सो फर्स्ट से स्टार्ट लेते हैं कि मोटिवेशन फॉर द ग्राम श्मिट प्रोसेस. सो मोटिवेशन फॉर द ग्राम श्मिट प्रोसेस, मैं इस तरह से स्टार्ट ले लेता हूँ कि मैं टू डायमेंशनल वेक्टर से स्टार्ट लेता हूँ. कि लेट्स सपोज मेरे पास, मैं टू डायमेंशन के अंदर हूँ और टू डायमेंशंस के अंदर जनरल वेक्टर मेरा क्या होगा. लेट्स सपोज ए इज अ वेक्टर. तो अगर मैं टू equal to डायमेंशन में xi plus yj. ए वन ई वन, रिमेंबर आई विल वर्क इन द डिराक बेसिस, डिराक नोटेशन के अंदर मैं काम करूंगा आगे. एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम जब हमने डिराक नोटेशन पढ़ लिया था, सो आई टोल्ड यू के इन फ्यूचर वी विल वर्क इन डिराक नोटेशन. अब ये मेरे पास एक टू डायमेंशनल वेक्टर है और ये जो बेसिस है यहाँ पर, ये E1 और E2 के जो बेसिस हैं, दीज आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. सो E1 इज एक्चुअली टू डायमेंशन केस में E1 मेरा आई यूनिट वेक्टर है एंड दिस इज इक्वल टू 1 0, और E2 मेरा है टू डायमेंशन केस के अंदर, दिस इज माई J यूनिट वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0 1. ठीक है. तो ये मेरे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है इस वेक्टर ए के लिए. अब मोटिवेशन ये है कि इस, अगर आपके बेसिस ऑर्थोनॉर्मल हो, ये जो E1 और E2 है ये मेरे पास है ऑर्थोनॉर्मल, और इसके बाद मैं नॉन ऑर्थोनॉर्मल भी ले लूँगा. बट पहले मैं हम थोड़ा सा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के साथ थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. तो ये E1 और E2 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है. इस इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो इट मीन के E1 is equal to E2 and they both are equal to 1. इनका नॉर्म 1 है. और अगर आप इसको इस तरह से ले ले, दो डिफरेंट वेक्टर ले ले, तो इससे आपको क्या मिलेगा. दिस विल गिव यू 0. दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. लेकिन ये सिर्फ दो के लिए है. तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब ये है कि ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं ये वाली प्रॉपर्टी ओबे करते हैं. इनके ऊपर मैंने एरोज नहीं लगाए, बट दीज आर अंडरस्टूड कि दीज आर वेक्टर्स. ठीक है, तो इसके ऊपर एरोज है. तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की प्रॉपर्टी ये है. अब ये है कि मैं ये कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ. ये मेरा जनरल वेक्टर है ये वाला. इसको लेट सपोज मैं कहता हूँ इक्वेशन 1. इस इक्वेशन 1 में मैं ये कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा. और ये वेक्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर. ये जो बेसिस है E1 और E2, दे आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. तो वेक्टर ऑलरेडी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर लिखा हुआ है और ये उसके कंपोनेंट्स है A1 और A2. और ये A1 और A2 जो है, दे कैन बी रियल और कम्प्लेक्स. इन जनरल दे कैन बी कम्प्लेक्स. A1 और A2 दोनों जनरली दे कैन बी कम्प्लेक्स, और स्पेशल केस में दे कैन बी रियल. तो अब मैं ये कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ A1. तो हाउ विल आई प्रोसीड. इस कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए द स्टैंडर्ड ऑपरेशन ये होता है, अगर मैं ये चीज़ कर लूँ, दोनों साइड का जो इक्वेशन 1 है
इक्वेशन 1 के दोनों साइड का अगर मैं E1 के साथ इनर प्रोडक्ट ले लूँ, टेक इनर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद E1 ऑन बोथ साइड्स, तो हर एक कंपोनेंट के साथ ये इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। बस E1 A E1। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिराक नोटेशन के अंदर पढ़ा था कि अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स या रियल नंबर हो रहा है, आप इसको किट से बाहर निकाले तो इसको आप एज इट इज निकाल सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा E1 और A बाहर निकाल आएगा जो A1 है। सिमिलरली यहाँ से ये जो A2 है ये भी किट के अंदर है, तो इसको मैं एज इट इज बाहर निकालूंगा। E1 E1 E2। नाउ यू कैन टेल मी कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। ये जो मैंने ऑपरेशन कर लिए हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? बेसिस ऑर्थोनॉर्मल है 1 इक्वल टू 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? 0। 0। तो मेरे पास क्या बचा अल्टीमेटली? ये मेरा E1 है। इससे दिस इम्प्लाइज के जो मेरा A1 है, जो E1 A ऑपरेशन है, इससे मुझे क्या मिलता है? A1। तो A1 मुझे इजीली मिल गया इस डॉट प्रोडक्ट लेने से। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि इसका दूसरा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट फाइंड करो, तो व्हाट ऑपरेशन विल यू डू? इक्वेशन 1 के साथ आप क्या ऑपरेशन करोगे? E2 E2 का इनर प्रोडक्ट ले लोगे। सो E2 का इनर प्रोडक्ट ले ले, इसके साथ इक्वेशन 1 के साथ E2 का इनर प्रोडक्ट ले ले। सो E2 इनर प्रोडक्ट विद वेक्टर A, ये वेक्टर A है हर एक जगह, अगर नहीं भी लिखा है, और ये कंपोनेंट है तो इसके ऊपर रिमेंबर कोई एरो नहीं होगा, ये वाले A1 और A2 कंपोनेंट्स है। दूसरी तरफ अगेन वही ऑपरेशन करूंगा, लेट मी डू इट वेरी क्विकली। A E1 प्लस E2 A E2। इसी तरह अगेन यहाँ से ये A और यहाँ से ये A1 है और ये A2 है, इनको बाहर निकाल ले। तो इसको बाहर निकालने से क्या होगा? ये एज इट इज निकलेगा, यहाँ पर E1 E2 आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा? E2 और E1 E2। अब ये चीज़ क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो दिस इज इक्वल टू 1, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा आपके पास? E2 A किसके बराबर है? E2 A आपके पास बराबर है A2। A2। अब ये बेसिस ऑर्थोनॉर्मल थी, तो ये चीज़ें मैं फाइंड करना बहुत आसानी से मैंने फाइंड कर ली, इनके कंपोनेंट। अगर ये मेरा 2 डायमेंशन की बजाय n डायमेंशनल वेक्टर हो, ये इसको आप एक्सटेंड करते जाएं A2 A3 E3 A4 E4 एंड सो ऑन, तो nth कंपोनेंट मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? nth कंपोनेंट, ये तो A1 का फार्मूला है, जनरलाइज करेंगे। इसको जनरलाइज कर ले। फॉर nth कंपोनेंट, En फॉर nd वेक्टर, अगर n डायमेंशनल वेक्टर है तो E- उसका nth En कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? En EN उसके साथ मल्टीप्लाई En करेंगे। En A और इस साइड पे आ जाएगा an। तो अगर बेसिस ऑर्थोनॉर्मल है तो उसके कंपोनेंट निकालना बहुत बहुत आसान होता है। ये एक यूटिलिटी आपको यहाँ से मिल गई कि बेसिस अगर ऑर्थोनॉर्मल है तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में वेक्टर्स के कंपोनेंट फाइंड करना बहुत ही आसान है। अब इसके बरक्स सपोज मैं इसी 2 डायमेंशनल वेक्टर को ले लेता हूँ, लेकिन अब मैं बेसिस ऑर्थोनॉर्मल नहीं ले रहा, तो अगेन वही 2D केस है। यू विल सी नाउ, मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ 2 डायमेंशनल वेक्टर, और इस वेक्टर को मैं दूसरे बेसिस में लिख रहा हूँ। बेसिस है V1 और V2 बेसिस है। अब यहाँ पर ये जो V1 और V2 है, ये भी 2 डायमेंशनल के बेसिस ही है, बट ये बेसिस क्या है? नॉन ऑर्थोनॉर्मल। अब ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है, और अब भी मैं वही प्रोसेस करना चाहता हूँ, मैं ये कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ और ये कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे करूँगा? एग्जैक्टली वही प्रोसीजर अप्लाई करूँगा कि मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला। तो इस कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको मैं लेट सपोज इक्वेशन 1 कह देता हूँ इस पेज के लिए। तो ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ A1 में फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या ऑपरेशन करूँगा? दोनों साइड V1 से V1 का इनर प्रोडक्ट ले लूंगा दोनों साइड से। सो ये भी इस तरफ भी ले लूंगा, प्लस V1
A V2 2 V2 वेक्टर्स। हाँ, अब ये रियल नंबर है तो ये बाहर निकल जाएगा। A V1 V1 ये आ जाएगा A1 और इधर क्या आ जाएगा, V1 V1 और फिर इधर क्या आ जाएगा, A2 V1 V2 अब देखें मैं ये कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, लेकिन मेरे पास जो फार्मूला अभी बन गया है इसको फाइंड करने के लिए, दिस इज वेक्टर ए इटसेल्फ, ये वन नहीं है, ये वेक्टर ए है, ये पूरा वेक्टर है इस साइड पे, यहाँ से देख ले, दिस इज होल वेक्टर। अब मैं ये चीज़ फाइंड करना चाहता था, तो इसके लिए मैंने ये ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया इस वेक्टर वन के साथ, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट आ गया है वो इस तरह से है। अब ये चीज़ जो है, ये V1 और A1 का जो इनर प्रोडक्ट है, ये वाला जो इनर प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बेसिस क्या है, ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, इसको मैं 1 के बराबर पुट नहीं कर सकता, दिस इज नॉट 1। और ये जो चीज़ है, दिस इज नॉट 0। पहले अगर बेसिस ऑर्थोनॉर्मल थी तो ये E1 और E2 का जो प्रोडक्ट था वो मैंने 0 के बराबर कर दिया था, और V1 का जो इनर प्रोडक्ट था उसको मैंने 1 के बराबर कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, इधर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि ये फाइंड करो, A2 फाइंड करो, तो A2 फाइंड करने के लिए आप क्या ऑपरेशन करोगे, V2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई दोनों साइड को आप अब मल्टीप्लाई करोगे V2 के साथ। सो लेट्स डू दिस क्विकली एंड यू विल सी कि V2 के साथ इनर प्रोडक्ट ले ले, V2 A vector is V2 equal to A V2 A1 V1 प्लस V2 A2 V2 implies that V2A is equal to A बाहर निकल आएगा और बाकी इसी तरह ही चीज़ें आ जाएंगी, दिस इज A1 और ये आ जाएगा A2 plus A2 V1। V2 सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज़ें आ गई हैं, V2 V2 दिस इज यस यस V2 गुड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, V2 V1 दिस and इज V2 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 V1 एंड दिस इज V2, थैंक्स फॉर द करेक्शन, गुड। अब यहाँ पर ये चीज़ 0 नहीं है और ये 1 नहीं है, क्योंकि ये बेसिस क्या है, these bases are not orthonormal। ऑर्थोनॉर्मल तो नहीं बेसिस है ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो इनको मैं इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। मैं ये चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, लेकिन इसका जो मेरे पास फार्मूला आ गया है वो एक बहुत लंबा एक्सप्रेशन है। सिमिलरली यहाँ पर मैं A1 फाइंड करना चाहता था, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन आ गया वो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर कंपोनेंट फाइंड करना आसान नहीं है, और ये प्रोसेस बहुत ईजी था इधर। यहाँ पर जब बेसिस ऑर्थोनॉर्मल थे तो ये चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो गई थी, ये वाली और ये वाली, लेकिन अब बेसिस ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो इनको मैं उधर V1 और V2 के लिए इस तरह से इसको 1 और इसको 0 नहीं पुट कर सकता। तो अब नॉन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में ये मसला होता है कि कंपोनेंट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोसेस, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्वांटम मैकेनिक्स में। आप अपना जो स्टेट होता है ये वाला, इस स्टेट को आप लिख लेते हो एक लीनियर सुपरपोजिशन में, और आप इन कांस्टेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, ये कांस्टेंट आप फाइंड करना चाहते हो। तो अगर ऑलरेडी आपका स्टेट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर लिखा हुआ होता है तो ये कांस्टेंट्स फाइंड करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर ये स्टेट आपने एक्सपेंड किया हुआ है, ये लीनियर कम्बिनेशन आपने लिया हुआ है नॉन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में, जिस तरह ये वाले हैं, तो फिर इस एक्सप्रेशन में से ये कंपोनेंट्स निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इन कंपोनेंट से आगे हम क्या फाइंड कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एनीबॉडी? ये जो A1 और A2 कंपोनेंट्स, प्रोबेबिलिटी यस एग्जैक्टली, इनका स्क्वायर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें ये कंपोनेंट पहले से पता होने चाहिए। अगर ये कंपोनेंट हम इतना मुश्किल से फाइंड करते हैं जिस तरह यहाँ पर और यहाँ पर है, तो फिर हमें ये प्रोबेबिलिटीज भी बहुत मुश्किल से ही निकालना पड़ती है। तो इस वजह से हम अपने बेसिस को यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल करें। अगर पहले से बेसिस ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो कोशिश यही होती है कि उसको ऑर्थोनॉर्मल बनाया जाए। तो ये इसका मोटिवेशन है। थोड़ा सा इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं। ये जो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली मैथमेटिकली, इसी आइडिया को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख ले। सपोज बेसिस जो मेरे पास है ये वाली बेसिस है, E1 इज इक्वल टू आई, ऑर्थोनॉर्मल बेस है, और E2 इज इक्वल टू J। और सपोज ये मेरा XY प्लेन है, दिस इज I यूनिट वेक्टर और ये J यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है,
ये आई का डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये वेक्टर मैं ऐसे लिखता हूँ, a1 e1 प्लस a2 e2, और i और ये जो है ये e1 इज i यूनिट वेक्टर, e2 इज j यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे ये एक्स वाई प्लेन है और मैं आपसे ये वेक्टर मांग रहा हूँ कि मुझे ये वेक्टर बना के दो, जो कि ये वाला वेक्टर है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू a एंड दिस इज 5i प्लस 6j। ये वेक्टर मैं आपको कहूँ कि मुझे वेक्टर ये बना के दो, तो ये आपका जनरल रिजल्ट है। इस ये वेक्टर आप कैसे बनाओगे क्विकली? यहाँ से a1 की जगह क्या रख लोगे 5 और a2 की 5 जगह plus 6 6 ये वेक्टर आपका बन गया, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर था। सिमिलरली अगर मैं आपको इधर से कोई वेक्टर दूं, या इधर से इस प्लेन के अंदर कोई वेक्टर दूं, या इधर से कोई वेक्टर दूं कि ये मुझे बना के दो, तो ये आप इन दोनों बेसिस को यूज करके लिख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिस आपस में क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। तो इस जो जो वेक्टर भी मैं आपको कहता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको ये वाला वेक्टर कहता हूँ कि मुझे ये बना के दो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये वेक्टर होगा लेट सपोज -3i प्लस 7j। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, a1 की जगह 3i रख लोगे और a2 की जगह 7i रख लोगे, और आपका ये 7 दूसरा वेक्टर भी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये जो मेरा 2 डायमेंशनल प्लेन है, अगर 2 डायमेंशनल प्लेन मैं किसी दूसरे वेक्टर से स्पेन करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फिर से इसको बना रहा हूँ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये xy प्लेन है। लेकिन अब इस प्लेन के अंदर मैं आपको जो वेक्टर्स दे रहा हूँ स्पेन करने के लिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अब जनरल वेक्टर ये कह रहा हूँ कि जनरल वेक्टर मेरा ये है a1 v1 प्लस a2 v2। ये किसी दूसरे बेसिस में आपने वेक्टर को लिख लिया है, और ये बेसिस इस तरह से हैं। लेट सपोज ये वाला जो है दिस इज वेक्टर v1, और दूसरा वेक्टर ये है v2। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अगेन यही वेक्टर बना के दो, ये वाला, इन बेसिस में मुझे ये वेक्टर बना के दो। एग्जैक्टली ये वेक्टर मैं आपसे अभी मांग रहा हूं, लेकिन नए बेसिस में, इन बेसिस में मुझे ये वेक्टर अब चाहिए। तो हाउ कैन आई डू दिस? अब आप ये कांस्टेंट कैसे फाइंड करोगे? आप सिंपली इसको देखते ही आपको पता नहीं चल फिर सकता। आप इसको समझ रहे हैं बात या नहीं? बेल ऑर्थोनॉर्मल में बनाएंगे। इसको आपको आप इसी में भी फाइंड कर yes सकते sir हैं, आप इसी के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल के लिए ये जो मैंने आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ये वाले, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक ही लाइन पे नहीं है, इनके दरमियान कोई एंगल है। तो 2 वेक्टर हैं और 2 डायमेंशन है, तो ये फुल एक बेसिस सेट है। v1 और v2 जो है दिस इज अ बेसिस सेट। ये पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन, चारों के चारों क्वाड्रेंट, आप इन्हीं दोनों को यूज करके पूरा का पूरा प्लेन स्पेन कर सकते हैं। लेकिन इन वेक्टर से प्लेन स्पेन करना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं इधर से ये कंपोनेंट आपको देखते ही पता नहीं चलता। समझ रहे बात या नहीं? लेकिन इन दोनों वेक्टर से ये आई और जे जो वेक्टर है, इस इक्वेशन से, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से कोई भी वेक्टर आप आराम से बना सकते हैं आसानी से। जो भी वेक्टर मैं आपको कहता हूं, अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, कहीं पर भी ये वेक्टर हो, मैं आपको वो वेक्टर लिखवा दूंगा कि मुझे ये वेक्टर चाहिए, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको ये कहा और यहाँ पर ये कहा। तो आपने क्विकली आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि a1 की जगह 5 रखूंगा और a2 की जगह 6 रखूंगा। लेकिन अगर अभी मैं आपको ये वेक्टर कहूँ, लेट सपोज 2i प्लस 7j, मैं आपको कहूँ कि मुझे ये वेक्टर लिख के दो इसी बेसिस में, v1 और v2 बेसिस में, तो आप ये नहीं कर सकते कि a1 की जगह 2 लगा ले और a2 की जगह 7 लगा ले, जो आप यहां पर करते थे। इन बेसिस में लिखने के लिए आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये वेक्टर मुझे इन बेसिस में दो, तो ये बेसिस ऑर्थोनॉर्मल है, आप आराम से a1 की जगह 2 कर लोगे और a2 की जगह 7। लेकिन अगर इन्हीं बेसिस में आपको कहूं कि लिख के मुझे दो ये वेक्टर, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको करने के लिए आपको ये कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेंगे, और इन कांस्टेंट का फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो यहाँ पर है। उधर जो कांस्टेंट का फार्मूला था, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कांस्टेंट का फार्मूला ये होता है, किसी भी कांस्टेंट को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो इतना सिंपल फार्मूला होता है, या इन डायमेंशन के अंदर कांस्टेंट निकालने का फार्मूला ये होता है। ये जो इक्वेशन है, दिस इज रियली हेल्पफुल इन क्वांटम मैकेनिक्स।
आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन करते होते हैं। हर एक कंपोनेंट फाइंड करने के लिए यू जस्ट डू दिस ऑपरेशन। जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए होता है उसी का इनर प्रोडक्ट अपने सुपरपोजिशन के साथ दोनों तरफ ले ले और आपको अपना डिजायर्ड कंपोनेंट मिल जाता है। लेकिन ये फ्रीडम आपको यहाँ पर नहीं है। आप अगर यहाँ पर वो ऑपरेशन कर भी लो, इनर प्रोडक्ट ले भी लो यहाँ पर, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। अब आपको अगर A1 और A2 चाहिए तो आप क्या करोगे? A1 और A2 फाइंड करने के लिए अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। इसमें भी A1 है और इसमें A2 है, सिमिलरली इसमें A1 है और इसमें भी A2 है, और आपको A1 और A2 की वैल्यू चाहिए, तो अब आप ये आराम से नहीं कर सकते, आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको ये कंपोनेंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि मुझे ये वाला जो 2i प्लस 7j वेक्टर बना के दो, ये A है, आप इसको मुझे बना के देते हैं तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ पर लिखते हैं A1 और V1 क्या है? V1 कोई वेक्टर होगा, लेट सपोज V1 ये है 3i प्लस 5j, और V2 सपोज ये है 5i प्लस 8j। तो V1 की जगह आप पुट कर लोगे 3i प्लस 5j, और यहाँ पर लिख लोगे A2, और V2 की जगह पुट कर लोगे 5i प्लस 8j। अब आप 8j। इसको मल्टीप्लाई करोगे और सिमिलरली इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस ब्रैकेट में, तो A1 के साथ 3i आएगा और यहाँ पर A2 के साथ 5i आएगा, यहाँ पर A1 के साथ 5j आएगा और यहाँ पर A2 के साथ 8j आएगा। आप i कंपोनेंट को कलेक्ट कर लोगे और j कंपोनेंट को एक ब्रैकेट में लिख लोगे और फिर दोनों साइड को कंपेयर कर लोगे, फिर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे जिससे आप सॉल्व करके A1 और A2 की वैल्यू निकालोगे। तो ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने से बेहतर है कि आपके जो बेसिस यहाँ पर आपको गिवन है, ये V1 और V2, उन बेसिस को आप पहले क्या कर ले, उनको ऑर्थोनॉर्मल बना ले, मेक देम ऑर्थोनॉर्मल, फिर जाके ये प्रोसेस इसी तरह इजी हो जाएगा जो पहले की तरह था। सो दिस वाज अ क्विक मोटिवेशन जो कि हमने मैथमेटिकली भी देख लिया और थोड़ा सा यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली भी देख लिया कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कंपोनेंट फाइंड करना बहुत ही आसान है, और नॉन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करना दिस इज अ हेडेक, एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। 2 डायमेंशन में तो आपको 2 इक्वेशन मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब ये 3 डायमेंशन में ये प्रोसेस जाएगा तो आपको 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेंगे, और अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर होगा जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बहुत एक ज़्यादा कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ते हैं किसी प्रॉब्लम्स के अंदर, तो वहाँ पर फिर ये आपको ये n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको कंपोनेंट मिलेंगे। सो this is a motivation के why do we need orthonormal basis? The bottom line is कि orthonormal basis में काम करना बहुत आसान हो जाता है। So if you have any confusion you can ask your question, otherwise मैं अपना जो लेक्चर का दूसरा पार्ट है कि ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं उस पर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। ये क्लियर है आइडिया या नहीं? यस सर। Yes. Clear है।